गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं संजय कुमावत एक्सपोजन फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और जब तक मत रुको तब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर लेते। तो दोस्तों, जिंदगी में बाधाएं आएगी और जाएगी। बाधाओं का नाम ही जिंदगी है और जो इन बाधाओं को पार कर लेता है वो अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास की फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मानव अध्यावरणीय तंत्र या ह्यूमन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो ये क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो इसका परिचय जरूरी है। मानव अध्यावरणीय तंत्र, जिस प्रकार अपन ने जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें बीजांड में अध्यावरण पढ़े थे, जो कि बाहरी आवरण था, उसी प्रकार मानव में जो बाहरी आवरण है वो ही क्या है? अध्यावरणीय अध्यावरण होता है। तो मानव में बाहरी आवरण आपको स्पष्ट दिखाई देता है, वो होता है स्किन या त्वचा। त्वचा हमारे शरीर में बाहरी सुरक्षात्मक आवरण होता है। तो अब ये अध्यावरणीय तंत्र क्या है? इसके आगे सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों। तो सिस्टम एक चीज से तो बनता नहीं है, दो या दो से अधिक अंग अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं या कोई अंगों से मिलकर के क्या है सिस्टम का निर्माण होता है, तो इसमें दो या दो से अधिक चीजें सम्मिलित होगी। तो अध्यावरणीय तंत्र का मीनिंग होगा, अध्यावरणीय तंत्र त्वचा और इसके व्युत्पन्न क्या हो सकते हैं? रोम भी हो सकते हैं दोस्तों, और त्वचा ग्रंथियां हो सकती है। इनसे मिलकर के बनता है रोम। त्वचा ग्रंथियां किसके व्युत्पन्न है? त्वचा के व्युत्पन्न है। तो ये सारे मिलकर के सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? अध्यावरणीय तंत्र कहलाते हैं और इसका निर्माण करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं त्वचा की। सबसे पहले लेके चलेंगे त्वचा। तो त्वचा क्या होती है? तो बायोलॉजी का या साइंस का या जनरल नॉलेज का एक फर्स्ट क्वेश्चन बनता है त्वचा के बारे में। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग होती है। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी क्या कहलाएगी? त्वचा। और त्वचा को अगर विस्तार से देखे या एक लाइन में देखे तो यह मेसोडर्मल सुरक्षात्मक व संवेदी संरचना होती है। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति क्या होगी? मेसोडर्म से होगी। अगर होल स्किन की बात करें तो, और ये क्या काम करेगी? सुरक्षा का काम करेगी। और इस पर कुछ संवेदांग पाए जाते हैं, कुछ मतलब संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए स्ट्रक्चर्स होती है, उनको बोलते हैं संवेदी संरचनाएं। वो पाई जाती है जो हमें ताप और आर्द्रता आदि का अनुभव कराती है, गर्मी का एहसास कराती है। अब हम चलते हैं त्वचा की ऊतक संरचना के बारे में देखेंगे। तो त्वचा की ऊतक संरचना जिसे हम बोलेंगे, उस स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन क्या है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। त्वचा की ऊतकी, हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन
तो हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो त्वचा दो प्रमुख स्तर रखती है। त्वचा के दो प्रमुख स्तर होते हैं। बाहरी स्तर होता है एपिडर्मिस और उसके भीतरी स्तर क्या कहलाता है, डर्मिस। तो त्वचा के दो स्तर हैं। कौन कौन से? एक स्तर होगा इसका एपिडर्मिस या अधिचर्म, और इसी को बोलते हैं एपिडर्मिस। और दूसरा स्तर होता है दोस्तों चर्म या डर्मिस। ये बाहरी स्तर होता है और ये भीतरी स्तर होता है। अगर इन दोनों की तुलना करें तो अधिचर्म की उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है। भ्रूणीय अवस्था में तीन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो कि हमारे शरीर के सभी अंगों का निर्माण करते हैं। तो अधिचर्म का निर्माण किससे होगा? एक्टोडर्म से होगा। और चर्म का निर्माण किससे होगा? मेसोडर्म से होगा। ये बाहरी स्तर होता है, ये भीतरी स्तर होता है। और इन दोनों की मोटाई की अगर हम चर्चा करें तो अधिचर्म तुलनात्मक रूप से क्या होती है? कम मोटी होती है या पतला स्तर होता है। अब बात करते हैं हम अधिचर्म की। तो दोस्तों अधिचर्म बाहरी परत होती है या बाहरी स्तर होता है जो एक्टोडर्म से बनती है। भ्रूणीय एक्टोडर्म से इसका निर्माण होता है। अधिचर्म इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? भ्रूणीय एक्टोडर्म से। और इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यह है निर्जीव स्तर होता है। निर्जीव स्तर होता है, इसमें किसी प्रकार की रक्तवाहिनियां नहीं पाई जाती है, इसलिए ये निर्जीव स्तर है। और दोस्तों दूसरी बात, इसकी मोटाई हमारे शरीर के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है। इसकी मोटाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारे शरीर का जो भाग ज्यादा काम आएगा या जहां ज्यादा रगड़ लगती है वहां पर एपिडर्मिस की मोटाई अधिक होती है। जैसे हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे वाला भाग होता है वो मोटा होता है, अधिचर्म वाला भाग। और आंख की पुतली और कॉर्निया वाला भाग है वो क्या होता है? पतला भाग होता है। अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या है, इसमें अनेक परतें पाई जाती है। और इस पूरी संरचना की बात करें तो ये स्तरित एपिथेलियम ऊतक, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है अधिचर्म। स्तरित कला ऊतक, ऊतक स्तर है। इसमें कितने स्तर पाए जाते हैं? इसमें 5 स्तर मौजूद होते हैं। इसमें 5 स्तर पाए जाते हैं। अब इन पांचों स्तरों की के नाम क्या है और ये बाहर से भीतर होते हैं या भीतर से बाहर होते हैं, किस तरह से होते हैं, इनका
भी हम देखेंगे और इनका वर्णन भी हम देखेंगे विस्तार से दोस्तों। तो 5 स्तर कौन कौन से हैं? सबसे देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भीतर से बाहर की ओर, भीतर से बाहर, इनवार्ड टू आउटवार्ड, मतलब भीतर से बाहर की हम चर्चा कर रहे हैं शरीर में, मतलब भीतर से स्टार्ट करेंगे उन 5 स्तरों को और बाहर की ओर आएंगे तो कौन कौन से होंगे। तो अधिचर्म का जो सबसे भीतरी स्तर होता है उसको बोलते हैं अंकुरण स्तर, और इसी का दूसरा नाम हो जाएगा मेलपिगी स्तर, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटिफाइड जर्मिने, इसको बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। दूसरे स्तर की अगर हम बात करें तो दूसरा स्तर होता है स्थूल स्तर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तीसरा स्तर होता है इसका कण स्तर, उसे बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। चौथा स्तर होता है स्वच्छ स्तर, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। लूसिडम। और पांचवा और अंतिम स्तर जो सबसे बाहर की ओर होता है उस स्तर को बोलते हैं किण स्तर या स्ट्रेटम कोर्नियम। स्ट्रेटम कोर्नियम या किण स्तर। तो ये हो गए दोस्तों अधिचर्म के 5 स्तर, और इसकी पोजीशन हमने क्या रखी है, भीतर से बाहर की ओर, अर्थात सबसे भीतरी स्तर क्या होगा, अंकुरण स्तर होगा, जिसका दूसरा नाम क्या है, मेलपेगी स्तर। और सबसे बाहर की ओर जो स्तर होता है वो होता है किण स्तर या स्ट्रेटम कोर्नियम। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं त्वचा का जो बाहर वाला भाग हमें दिखाई दे रहा है वो कौन सा स्तर होता है, किण स्तर होता है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे भीतरी स्तर की, जिसे हम बोलते हैं अंकुरण स्तर। ये क्या होता है, अंकुरण स्तर सबसे भीतरी स्तर होता है जो किसके कांटेक्ट में होगा, डर्मिस के कांटेक्ट में होगा दोस्तों। किसके कांटेक्ट में होगा, डर्मिस के। सबसे पहले तो बात करें सबसे भीतरी स्तर होता है किसका, एपिडर्मिस का। और इसकी सेल्स क्या होती है, स्तंभाकार, स्तंभाकार कोशिकाएं होती है। इसकी सेल्स क्या होती है, स्तंभाकार होती है दोस्तों। और इसकी जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। अब जीवित कोशिकाएं क्यों, यहाँ तो कोई सप्लाई है नहीं तो जीवित कैसे हो सकती है। तो दोस्तों ये लेयर है, सबसे भीतरी लेयर है जो किसके टच कांटेक्ट में होगी। अगर हम बात करें यहाँ पूरी त्वचा की स्ट्रक्चर की, तो त्वचा में ये सबसे बाहर का स्तर मान सकते हैं हम। और इसको नाम दिया है हमने, क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है एपिडर्मिस। इसमें किसी प्रकार की रक्तवाहिनियां नहीं है, यह निर्जीव प्रकार की परत है। लेकिन इसके नीचे की जो परत होती है वो क्या है, अपेक्षाकृत मोटी होती है।
अपेक्षाकृत मोटी है। और इस परत को हमने क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया है हमने डर्मिस। और इसके हमने कितने पार्ट कर दिए? 5 पार्ट कर दिए दोस्तों। ये हो गए इसके 5 स्तर, 1 और ये 5 स्तर। तो ये जो सबसे नीचे वाला स्तर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? अंकुरण स्तर बोल रहे हैं। ये किसके कांटेक्ट में होगा? डर्मिस के कांटेक्ट में होगा। और डर्मिस में क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स पाई जाती है दोस्तों। और ये ब्लड वेसल्स किसको सप्लाई करेगी? इसको सप्लाई करेगी, पोषण प्रदान करती है किसको? अंकुरण स्तर को। इसलिए ये क्या होती है? जीवित होती है। तो यह है जीवित स्तर होता है जो डर्मिस की रक्त कोशिकाओं से, डर्मिस की वाहिनियों से पोषण प्राप्त करता है। और इस स्तर में, ये इम्पोर्टेंट है, इस स्तर में जो कोशिकाएं होती है, इस स्तर की कोशिकाएं होती है उभरी हुई होती है, कगार से या किनारों से क्या है? उभरी हुई होती है। इस स्तर की सेल्स किनारों से उभरी हुई होती है एवं रेटेपेग्स का निर्माण करती है। रेटेपेग्स याद रखना है, रेटेपेग्स का निर्माण करती है। अब ये रेटेपेग्स क्या है? इस स्तर की कोशिकाओं के उभरने से निर्मित संरचनाएं क्या है? रेटेपेग्स है। और ये रेटेपेग्स में क्या मौजूद होते हैं? यहाँ पर मिलेनिन वर्णक पाया जाता है। यहाँ मिलेनिन वर्णक पाया जाता है। मिलेनिन वर्णक जो क्या करेगा? त्वचा को रंग प्रदान करेगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर इस स्तर से क्वेश्चन बनेगा तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि अंकुरण स्तर सबसे बाहरी है या सबसे भीतरी। तो हमें याद रखना है ये सबसे भीतरी स्तर होता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसमें क्या मौजूद होते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि रेटेपेक्स कौन से स्तर में पाए जाते हैं। तो रेटेपेक्स कहाँ पाए जाएंगे? अंकुरण स्तर में। और इनका काम क्या है? मिलेनिन वर्णक का संचय करना। और मिलेनिन वर्णक क्या काम करेगा? त्वचा को रंग प्रदान करेगा। तो इस स्तर का एक और काम हो जाता है। तो इस स्तर का कार्य क्या हो जाएगा? त्वचा को रंग प्रदान करना, रंग प्रदान करना। अब हम बात करते हैं दूसरे स्तर की, इसके ऊपर वाला स्तर। इसके ऊपर वाला स्तर कौन सा है? उस स्तर को बोलते हैं स्थूल स्तर। उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। वो स्तर इस पूरी त्वचा को क्या करेगा? दृढ़ता प्रदान करेगा। जो एपिडर्मिस लेयर है उसको क्या करेगा? दृढ़ता या मजबूती प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है? बहुकोणीय होती है। बहुकोणीय पॉलीहेड्रल टाइप की होती है। तो दूसरा स्तर आता है हमारा स्थूल स्तर। स्थूल स्तर, इसकी सेल्स यह ये इसकी सेल्स क्या होती है? बहुकोणीय होती है।
और क्या काम करती है, तो इसका कार्य क्या है दोस्तों, दृढ़ता प्रदान करना। बस इसके बाद जो तीसरा स्तर है, इसकी जस्ट ऊपर वाला स्तर है, उस स्तर को बोलते हैं कणी स्तर या ग्रेन्युलोसम स्तर। इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, उसके कण मौजूद होते हैं, केरेटोहाइलिन प्रोटीन होता है, उसके कण मौजूद होते हैं। और दोस्तों चलो बात करते हैं अगले स्तर की, क्या नाम है उसका, कण स्तर या स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ये है, इसमें 4 से 5 परतें होती है। कोशिकाओं की कितने परतें होगी, 4 से 5 परतें होगी। और इसकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में केरेटोहाइलिन प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, इसीलिए तो इसका नाम क्या है, कण स्तर है दोस्तों। केरेटोहाइलिन प्रोटीन के कण मौजूद होते हैं इस स्तर में, इसलिए इसका नाम क्या है, कण स्तर है। और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एपिडर्मिस के कौन से स्तर में केरेटोहाइलिन प्रोटीन मौजूद होता है, तो किसमें होता है, कण स्तर में मौजूद होता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं स्वच्छ स्तर की या फिर स्ट्रेटम लूसिडम की। इसके बाद का स्तर होगा हमारा स्वच्छ स्तर। स्वच्छ स्तर क्यों है, इसका नाम क्यों दिया है, वो अभी पता चलेगा आपको। स्वच्छ स्तर या स्ट्रेटम लूसिडम। इस स्तर की कोशिकाएं क्या होती है, 3 से 4 परतीय होती है। कोशिकाएं 3 से 4 परतीय होती है, उसमें 4 से 5 परतें मौजूद थी, इसमें 3 से 4 परतें मौजूद होती है दोस्तों। और जो इसके नीचे की जो जस्ट परत थी, उसमें क्या था, केरेटोहाइलिन। अब वो केरेटोहाइलिन का विघटन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये देखो, इसमें क्या है, ये जो लेयरिंग है वो एक्चुअली नीचे वाली परत से ऊपर वाली परत का निर्माण होता है। जैसे जैसे नीचे वाली परत पुरानी होती जाती है, ऊपर वाली परत में कन्वर्ट होती जाती है, तो स्वच्छ स्तर का निर्माण किससे होगा, कण स्तर से निर्माण होगा। तो जो कण स्तर में क्या परिवर्तन आएंगे कि वो स्वच्छ स्तर में बदल जाएगी। तो कण स्तर जो केरेटोहाइलिन प्रोटीन होता है, उसमें प्रोटीन में विघटन से एलिडीन का निर्माण होता है। एलिडीन का निर्माण होगा कहाँ पर, वही कोशिका द्रव्य में। और इस एलिडीन के निर्माण के कारण, देखो, केरेटोहाइलिन प्रोटीन में विघटन हुआ तो किसका निर्माण हुआ, एलिडीन का निर्माण हुआ। और इस एलिडीन के कारण ही, एलिडीन क्या है, एक द्रव पदार्थ है, या आप कह सकते हो केरेटोहाइलिन विघटित होकर द्रव एलिडीन में बदल गया, इसलिए और
ये क्या होता है, इस वाले स्तर को क्या बनाता है, पारदर्शी बनाता है। यहाँ का जो केंद्रक है, इसकी कोशिकाओं के केंद्रक क्या है, नष्ट हो जाते हैं और इस स्तर को क्या है, पारदर्शी बना दिया जाता है। तो एलिडीन का निर्माण होता है और एलिडीन के कारण यह स्तर क्या होता है, पारदर्शी होता है। इंपॉर्टेंट बात है, पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ एपिडर्मिस कौन सा होता है, स्वच्छ स्तर होता है दोस्तों। और इसमें ये क्या होता है, स्वच्छ स्तर होता है। और इसकी जो सेल्स होती है 3 से 4 परतीय है और ये 3 से 4 परतीय सेल्स क्या होती है, पारदर्शी होती है। इसके साथ साथ ही इस स्तर का एक और काम है, इसका एक कार्य देखें, इंपॉर्टेंट कार्य। तो इसका कार्य क्या होता है, त्वचा को जलरोधी बनाना, त्वचा को जलरोधी बनाना। इसलिए इसका एक और नाम हो जाता है जलरोधी स्तर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए बनाना इसका कार्य है, इसलिए इसे जलरोधी स्तर भी कहते हैं। जलरोधी स्तर किसका नाम हुआ, स्वच्छ स्तर का नाम। और पारदर्शी स्तर भी इसी को बोलते हैं और इसी को स्ट्रेटम ल्यूसिडम के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन सा पदार्थ बनता है, इसमें बनता है एलिडीन बनता है दोस्तों, और इसके कारण ये क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस के लास्ट स्तर की। सबसे अंतिम स्तर कौन सा है, उसका नाम है किण स्तर या स्ट्रेटम कोर्नियम। किण स्तर या स्ट्रेटम कोर्नियम। सबसे बाहरी स्तर, सबसे बाहरी स्तर है और इसकी सेल्स क्या होती है, सल्की कोशिका, सल्की टाइप की होती है, सल्की स्केली टाइप की होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी सेल्स क्या होती है, सल्की टाइप की होती है। और किण स्तर की अगर हम बात करें तो इस स्तर का निर्माण किससे हुआ है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम से इसका निर्माण हुआ है। तो दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ, उसमें उपस्थित जो एलिडीन पदार्थ है वो सूख जाता है, वो सूख जाएगा तो ये परत क्या हो जाएगी, सल्कनुमा हो जाएगी या सूख जाएगी, इसे मान के चलो आप, शुष्क हो जाएगी। तो एलिडीन के सूखने से, एलिडीन के सूखने से इस परत का निर्माण होता है। और जब ये सूख जाएगा तो इसकी कोशिकाएं क्या हो गई, मृत हो गई। इसकी कोशिकाएं क्या हो गई, मृत हो गई। और एलिडीन सूखने के कारण यहाँ पर केराटिन का निर्माण हो जाता है। तो केराटिन का निर्माण होगा एलिडीन के सूखने से, केराटिन का निर्माण हो जाता है।
इस प्रक्रिया को केराटिन निर्माण की प्रक्रिया, दोस्तों केराटिन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? श्रृंगी भवन कहते हैं। याद रखना है, श्रृंगी भवन क्या होता है? श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन। केराटिनाइजेशन कहते हैं। तो ये बात हुई किन स्तर की? और एपिडर्मिस की। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है डर्मिस या चर्म। दोस्तों ये क्या होता है? वेस्कुलर पार्ट होता है और इसी में जो भी सप्लाई होगी वो इसी में होगी। इसमें तंत्रिकाएं पाई जाएगी, इसी में ब्लड वेसल्स पाई जाएगी और इसी में जो त्वचा की ग्रंथियां हैं वो पाई जाएगी। श्वेत ग्रंथियां हैं वो इसी में मौजूद होगी और संवेदान भी इसी में मौजूद होंगे। दोस्तों तो बात करते हैं हम चर्म की, जो कि त्वचा का भीतरी स्तर होता है और अपेक्षाकृत क्या होता है? मोटा होता है। चर्म या डर्मिस दो स्तरीय परत है। दो स्तर होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं दो स्तर? एक होता है पेपिलरी स्तर, पेपिलरी स्तर, और दूसरा होता है जालिका स्तर। इसको बोलते हैं पेपिलरी लेयर और इसको बोलते हैं रेटिकुलर लेयर। ये डर्मिस वाला भाग क्या होता है? अपेक्षाकृत मोटा होता है। दोस्तों अपेक्षाकृत मोटा वाला भाग है और जीवित भाग होता है। क्यों अपेक्षाकृत मोटा? और वेस्कुलर या संवहनीय भाग होता है। जहां पर भी संवहनीय वर्ड आ जाए या वेस्कुलर वर्ड आ जाए, इसका मतलब वहां पर ब्लड सप्लाई कंफर्म है, वहां पर अवश्य ही कोई न कोई ब्लड वेसल्स आ रही है। तो सबसे पहले स्तर की बात करते हैं पेपिलरी स्तर की। तो इस स्तर में पतले श्वेत व पीत कोलेजन तंतु, श्वेत व पीत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। कोलेजन तंतु एक तो ये हो गई बात। दूसरी रक्त वाहिनियां, और तंत्रिकाएं पाई जाती है। किसमें? पेपिलरी स्तर में। तो जो सबसे बाहरी डर्मिस का जो बाहरी स्तर है पेपिलरी स्तर, इसमें पतले और श्वेत और पीत कोलेजन तंतु और रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं मौजूद होती है। दोस्तों और इसमें क्या होते हैं? प्रवर्ध पाए जाते हैं। प्रवर्ध किसके? रसांकुर के प्रवर्ध भी होते हैं। रसांकुर नुमा प्रवर्ध, रसांकुर नुमा प्रवर्ध भी इसी में मौजूद होते हैं। प्रवर्ध भी पाए जाते हैं। इसमें प्रवर्ध पाए जाएंगे जो किसमें धसे रहते हैं? ऊपर वाली परत में। ऊपर वाली परत कौन सी है? ऊपर वाली परत होती है दोस्तों जो एपिडर्मिस की जो नीचे वाली परत थी उसको बोल रहे थे अंकुरण स्तर या जर्मिनेटिव लेयर। तो जर्मिनेटिव लेयर में रसांकुर भाग, रसांकुर क्या है? धसे रहते हैं, जिससे जर्मिनेटिव लेयर को क्या होता है? पोषण प्राप्त होता रहता है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्तर की या जालिका स्तर की। तो ये स्तर क्या होता है? मोटा होता है। ये स्तर क्या होगा? मोटा होगा। मोटा स्तर होता है ये। और इसमें क्या मौजूद होंगे? इसमें मोटे श्वेत व पीत कोलेजन तंतु, श्वेत व पीत कोलेजन तंतु पाए जाएंगे।
और इसी के साथ साथ इसमें क्या मौजूद होंगे, इसमें रोम पुटिकाएं, अरेखित पेशियां, रोम पुटिकाएं, अरेखित पेशियां जिसे हम अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, त्वचा ग्रंथियां कहाँ मौजूद होगी, इसी स्तर में मौजूद होगी। और भी है संवेदांग, जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं वो भी किसमें मौजूद होते हैं, जालिका स्तर या रेटिकुलर लेयर में पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात हो गई डर्मिस की। डर्मिस में दो स्तर होते हैं, ये अपेक्षाकृत मोटा और संवहनीय भाग होता है। संवहनीय भाग क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई पाई जाती है। इसके जो दो भाग है उसमें पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर होते हैं। तो पेपिलरी स्तर क्या होता है, पतला स्तर होता है, इसमें पतले श्वेत और पीत कोलेजन तंतु, रक्तवाहिनियां, तंत्रिकाएं मौजूद होगी और रसांकुर नुमा प्रवर्ध भी इसी में पाए जाएंगे, जो कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर होती है उसको क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। जालिका स्तर मोटा होगा, इसमें मोटे प्रकार के तंतु पाए जाएंगे और ये रोम पुटिकाएं, अरेखित पेशियां, त्वचा ग्रंथियां और संवेदांग भी किसमें मौजूद होंगे, जालिका स्तर में। अब दोस्तों कभी आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों की त्वचा बहुत मोटी होती है, कुछ व्यक्तियों की त्वचा क्या होती है, बहुत ही सुडौल होती है और वो दिखने में भी हष्ट पुष्ट दिखते हैं, मेरे जैसे नहीं, वो अलग ही टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है, उनके ऊपर बस ये उनके जो नीचे, इसके चर्म के नीचे एक स्तर होता है, उसको बोलते हैं वसीय उत्तक स्तर या वसीय उत्तक स्तर, जो एक्स्ट्रा फेट डिपोजिशन से बनता है। एक्स्ट्रा फेट डिपोजिशन क्या है, जब हम वसीय पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं, जो लिपिड वाले पार्ट है, तेल वाले पार्ट या घी वाले पार्ट, उसको ज्यादा काम में ले रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में जितना काम आना है वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा मात्रा में बचे रहते हैं वो यहाँ पर आकर के जमा हो जाते हैं, वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं एडिपोज टिश्यू के रूप में। किसके रूप में, एडिपोज टिश्यू के रूप में या वसीय उत्तक के रूप में जमा हो जाते हैं। ये बात याद रखनी है आपको दोस्तों, इसलिए वो उनकी जो चमड़ी है वो क्या है, सुडौल दिखाई देती है, मोटी दिखाई देती है। तो ये था त्वचा की औत्तिकी के बारे में या इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में। अब हम इसके व्युत्पन्न के बारे में चर्चा करेंगे और दोस्तों इसकी चर्चा अगले लेक्चर में होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपकी फ्रेंड सर्कल में 12th की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों।